और अब हाँ, आबादी के हिसाब से भी सबसे बड़ा देश। बिल्कुल। और इन स्रोतों को जब देखते हैं तो भारत की एक बहुत ही जटिल और कई परतों वाली तस्वीर सामने आती है। हजारों साल पुरानी सभ्यताओं से लेकर आज की एक उभरती हुई वैश्विक शक्ति तक बहुत कुछ है यहाँ समझने को। सही कहा। चलिए तो फिर शुरू करते हैं एकदम बेसिक से। नाम आधिकारिक तौर पर तो भारत गणराज्य या रिपब्लिक ऑफ इंडिया। हाँ, ये भी दिलचस्प है कि इंडिया नाम वो सिंधु नदी इंडस से आया, जबकि भारत नाम प्राचीन सम्राट भरत से जुड़ा है। और ध्येय वाक्य सत्यमेव जयते, हमेशा सत्य की ही जीत होती है। जी। और आकार में देखें तो जमीन के हिसाब से 7वां सबसे बड़ा देश, लेकिन आबादी में नंबर 1, जैसा आपने कहा। हाँ, दुनिया में पहले स्थान पर। राजधानी नई दिल्ली है, पर सबसे बड़ा शहर या कहे आर्थिक केंद्र वो मुंबई है। अच्छा, अब जरा इतिहास में चलते हैं। स्रोत बताते हैं कि आधुनिक मानव यहाँ करीब 55,000 साल पहले पहुंचे। हाँ, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता वो तो कमाल ही थी। लगभग 2600 से 1900 ईसा पूर्व। मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा जैसे शहर, उनकी प्लानिंग गजब की थी। बिल्कुल। और इसके बाद फिर वैदिक काल आया, करीब 1500 से 500 ईसा पूर्व। इसी में वेद लिखे गए, हिंदू धर्म के मूल सिद्धांत बने और हाँ, जाति व्यवस्था की भी शुरुआत हुई। इसी दौर में बौद्ध और जैन धर्म भी उभरे, है ना? जी हाँ, नए विचार सामने आए। फिर मौर्य और गुप्त साम्राज्य का दौर आया, जिसे अक्सर स्वर्णिम काल कहते हैं। हाँ, और सम्राट अशोक का वो बौद्ध धर्म अपनाना, कलिंग युद्ध के बाद वो एक बहुत बड़ी घटना थी। शांति का संदेश फैलाया उन्होंने। फिर मध्यकाल आया, इस्लाम का प्रभाव बढ़ा, दिल्ली सल्तनत बनी। और दक्षिण में विजयनगर जैसा शक्तिशाली राज्य था। पंजाब में सिख धर्म की स्थापना भी इसी दौर में हुई। संस्कृतियों का मेलजोल हमेशा से रहा है। फिर यूरोपीय ताकतें आईं, पहले कंपनियां और फिर धीरे धीरे ब्रिटिश राज 1858 से। हाँ, ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद सीधा क्राउन का शासन और 1857 का विद्रोह, जिसे पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं। बिल्कुल। और फिर गांधी जी के नेतृत्व में वो लंबा अहिंसक आंदोलन चला, आजादी मिली 1947 में। लेकिन बंटवारे के साथ। भारत और पाकिस्तान। हाँ, वो दुखद था। फिर 1950 में भारत एक गणराज्य बना, अपना संविधान लागू हुआ। इस लंबे इतिहास की छाप तो भूगोल और राजनीति सब पर दिखती है। भूगोल की बात करें तो एक तरफ विशाल हिमालय, दूसरी तरफ हिंद महासागर, बीच में सिंधु गंगा के मैदान काफी उपजाऊ, और दक्षिण का पठार। विविधता तो कमाल की है। और यही विविधता जलवायु में भी है। कहीं एकदम गर्म ट्रॉपिकल, तो कहीं हिमालय में बर्फीली ठंडक। मानसून तो खैर जीवन रेखा है। बिल्कुल। मुख्य रूप से 4 मौसम माने जाते हैं: सर्दी, गर्मी, बरसात और शरद। अच्छा, अब इतने बड़े और विविध देश को चलाया कैसे जाता है? स्रोत कहते हैं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, संघीय संसदीय गणराज्य। इसका क्या मतलब हुआ आसान भाषा में? देखिए, संघीय का मतलब है कि शक्तियां केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच बटी हैं। अच्छा। अभी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और संसदीय गणराज्य मतलब देश का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, जो चुना जाता है, और असली कार्यकारी शक्ति प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट के पास होती है, जो संसद के प्रति जवाबदेह है। संसद यानी लोकसभा और राज्यसभा? जी हाँ, लोकसभा में लोग सीधे वोट डालकर अपने प्रतिनिधि चुनते हैं और राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। और पार्टियां? राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो मुख्य रूप से भाजपा और कांग्रेस हैं, लेकिन कई क्षेत्रीय पार्टियां भी बहुत मजबूत हैं अपने अपने राज्यों में, और केंद्र में भी उनका काफी असर रहता है। बहुदलीय प्रणाली। हाँ, ये भारतीय लोकतंत्र की एक खासियत है। अब आते हैं अर्थव्यवस्था पर। स्रोत बताते हैं कि भारत पीपीपी यानी परचेजिंग पावर पैरिटी में तीसरी और सांकेतिक जीडीपी में दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ये 2024 का अनुमान है। 1991 के बाद से ग्रोथ काफी तेज हुई है। हाँ, वो जो आर्थिक सुधार हुए 1991 में, उन्होंने बाजार को खोला। खासकर आईटी और सर्विस सेक्टर में तो जबरदस्त उछाल आया। भारत आज आईटी सेवाओं का ग्लोबल हब है। हाँ, ये तो है। हालांकि कृषि पर निर्भरता पहले से कम हुई है, पर आज भी करोड़ों लोगों की रोजी रोटी उसी से जुड़ी है। और चुनौतियां भी हैं, जैसे गरीबी, असमानता। और मुद्रा है भारतीय रुपया जी। और ये सब संभालने वाली आबादी 1.4 अरब से ज्यादा। ये नंबर तो सोच में डाल देता है। 1951 में सिर्फ 36 करोड़ थी। बिल्कुल।
और इस आबादी में जो विविधता है वो तो गजब है। धर्म को ही लें तो करीब 80% हिंदू हैं, 14% से ज्यादा मुस्लिम हैं। दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादियों में से एक भारत में रहती है। फिर ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और भी कई समुदाय हैं। सब सदियों से साथ रह रहे हैं। और भाषाएं, हे भगवान, स्रोत कहते हैं कि हिंदी और अंग्रेजी तो सरकारी कामकाजी की भाषाएं हैं। हाँ, ऑफिशियल। पर संविधान में 22 अनुसूचित भाषाएं हैं, तमिल, बांग्ला, मराठी, तेलुगु वगैरह। लेकिन असल में कहते हैं 1600 से ज्यादा भाषाएं और बोलियां बोली जाती हैं। हाँ, ये अविश्वसनीय लगता है पर सच है। और यही भाषाई और धार्मिक विविधता भारत की संस्कृति की जान है। बहुसांस्कृतिक देश। बिल्कुल। पारिवारिक मूल्यों को काफी महत्व दिया जाता है। त्योहार देखिए, दिवाली, होली, ईद, क्रिसमस सब मनाए जाते हैं। शास्त्रीय नृत्य हैं, संगीत है। हाँ, भरतनाट्यम, कथक, संगीत में हिंदुस्तानी, कर्नाटक और सिनेमा, बॉलीवुड और क्षेत्रीय सिनेमा भी बहुत लोकप्रिय हैं। और खाना, हर इलाके का अपना अलग स्वाद। सही कहा। अब जरा आधुनिक भारत की बात करें। तीसरी सबसे बड़ी सेनाएं दुनिया की। परमाणु शक्ति संपन्न देश है। अंतरिक्ष कार्यक्रम में भी काफी उपलब्धियां हैं। जी हाँ, और विदेश नीति में भी बदलाव आया है। पहले गुटनिरपेक्षता पर जोर था, अब मल्टी अलाइनमेंट या कहें बहुपक्षीय जुड़ाव ज्यादा दिखता है। स्रोत में पड़ोसी देशों के साथ कुछ सीमा विवादों का जिक्र भी है, चीन और पाकिस्तान के साथ। हम यहाँ बस जानकारी दे रहे हैं, कोई पक्ष नहीं ले रहे हैं। हाँ, ये बताना जरूरी है। और अंदरूनी चुनौतियां भी हैं जिनका जिक्र है, जैसे लैंगिक असमानता, बच्चों में कुपोषण, प्रदूषण की समस्या। इन पर काम हो रहा है, लेकिन ये अभी भी मुद्दे हैं। तो कुल मिलाकर इन स्रोतों से जो तस्वीर उभरती है वो एक ऐसे देश की है जो विशाल है, जिसका इतिहास बहुत गहरा है, संस्कृति में अनगिनत रंग हैं और जो तेजी से बदलती दुनिया में अपना मुकाम बना रहा है। बिल्कुल सही कहा। और अंत में एक सवाल मन में आता है सोचने के लिए कि इतनी सारी विविधताएं, भाषा की, धर्म की, क्षेत्र के, विचारों की, इन सबको एक लोकतंत्र के धागे में पिरोकर रखना और साथ साथ विकास भी करते जाना, ये संतुलन साधना भारत के लिए भविष्य में कितना महत्वपूर्ण और हाँ चुनौतीपूर्ण भी होगा, इस पर सोचा जा सकता है।